Assalamualaikum students, welcome to the online learning session. This is going to be 12th lecture of the subject of Public International Law 2. As you know that we are learning, about the topic of the International Criminal Court, also known as ICC. सबसे पहले जो आज हम अपना सेम टॉपिक उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू एनी फर्दर डिटेल मैं आपको आज का टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं। हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बेसिकली इंटरनेशनल, आई होप यू कैन सी द स्लाइड्स ऑन योर स्क्रीन्स। हमने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था कि what were the reasons that international criminal court has to be created and what were the objectives behind the creation of the international criminal court, also known as ICC. Then we discussed about the structure of the ICC. तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दुनिया की सबसे पहली परमानेंट इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी है जो कि खास तरह के सीरियस नेचर ऑफ क्राइम्स को डील करने की सलाहियत रखती है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज world's first permanent international judicial body capable of bringing perpetrator to the justice. अब perpetrators कौन होते हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि दुनिया में कुछ बहुत सीरियस नेचर के क्राइम्स हैं जिनको समटाइम्स स्टेट्स इस कैपेसिटी में नहीं रहती कि उनको डील कर सकें। लिहाजा दुनिया को कुछ ऐसे वाकयात हुए, बहुत हीनियस नेचर के वाकयात हुए, जिसमें मैंने आपको होलोकास्ट का जिक्र किया था, न्यूरेम्बर्ग ट्रायल का जिक्र किया था, टोक्यो ट्रायल्स का जिक्र किया था। ये वो ट्रायल्स थे जिनमें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जो अट्रॉसिटीज लोगों के साथ कमिट की गई थी, उनके कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे तक लाया गया ऑन इंटरनेशनल लेवल। और ये काम किसी एक स्टेट के बस का नहीं था। इसीलिए दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये जरूरत महसूस हुई कि देयर मस्ट बी अ वेरी पावरफुल जुडिशियल ऑर्गन that should be capable of bringing powerful offenders or law violators to the justice and providing redress to victims when states are unable to or unwilling to do so. इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने उसके बारे में जिक्र किया था कि इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आगे उसके प्रिंसिपल ऑर्गन हैं सच एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। दे आर, these organs are associated with United Nations organization, but on the other hand, International Criminal Court is itself is an independent judicial body. हाँ, ये यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑपरेटिव वे में काम करती है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है विच इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो कोई हीनियस नेचर का केस आईसीसी को रेफर कर सकता है। ठीक है। और
आईसीसी के पास जो मेन 4 तरह के हीनियस क्राइम्स को डील करने की सलाहियत है, जिनमें जेनोसाइड, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज क्राइम्स, इनमें ये होते क्या है, इनकी डिटेल्स क्या है, और इनके इनके रेपरकशंस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो जिन टाइप ऑफ क्राइम्स पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या दायरा इख्तियार है, उनमें जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया है, अब मैं आपको जो जिस लीगल डॉक्यूमेंट की बेसिस पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट काम करती है, उसको रोम स्टैचू कहते हैं। जैसा कि आईसीजे का अपना स्टैचू ऑफ आईसीजे था, जैसा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वजह करता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन चार्टर। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुसवदा है, दैट इज कॉल्ड रोम स्टैचू 1998। अब मैं आपको उसी का प्रीएम्बल बताने लगी हूँ कि व्हाट इज द गोल ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग है टू एंड टू इम्प्यूनिटी फॉर द परपिट्रेटर्स ऑफ दीज क्राइम्स and thus to contribute to the prevention of grave crimes that threaten the peace, security and well-being of the world. तो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो बहुत ही खौफनाक किस्म के जुर्म है, जो कि एक सिंगल स्टेट के बस की बात नहीं है कि वो उनको रोक सके या उनका ट्रायल कंडक्ट करवा सके, जिस तरह के खतरनाक और पावरफुल क्राइम्स और पावरफुल ऑफेंडर्स थे, इसी तरह का हमें एक पावरफुल फोरम चाहिए था जो कि इनकी रोकथाम कर सके और इंटरनेशनल पीस को जो खतरात लाहक हैं उनको सिक्योर कर सके, उनके वेलबीइंग के लिए, दुनिया के वेलबीइंग के लिए काम कर सके। एंड दिस इज एग्जैक्टली द वर्डिंग ऑफ रोम स्टैचू 1998। इसके अलावा बच्चों, स्टूडेंट्स, आईसीसी ने अपना काम जुलाई 2002 में करना स्टार्ट किया था। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, जिसका मतलब ये है कि ये 2 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के दरमियान, हमने बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटी के बारे में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 1 में पढ़ा था। तो रोम स्टैचू इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी, दैट मीन्स कि दिस ट्रीटी इज अमंग द वेरियस स्टेट्स, 2 से ज्यादा इसकी पार्टीज हैं। और इसके अलावा जो भी स्टेट आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने ऊपर लागू करने के लिए स्टेट को उसको सिग्नेटरी बनना पड़ता है, और फिर जब वो सिग्नेटरी बन जाती है तो उसको स्टेट पार्टी ऑफ द स्टैचू ऑफ आईसीसी कहा जाता है। रोम स्टैचू के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एक बेसिकली जो है एक मुसविदा है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वाज़िया करता है, उसकी जुरिस्डिक्शंस के बारे में बताता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, उसकी वर्किंग के बारे में बताता है। बेसिकली रोम स्टैचू 1998 stipulates everything related to ICC and give information similarly। ठीक है, इसके अलावा क्या रीजंस रही कि दुनिया को आईसीसी की जरूरत है? The international community has long aspired to be creation of permanent international court. And what were the reasons? The Nuremberg and Tokyo trials addressed war crimes, crimes against peace and crime against humanity committed during the Second World War. अब वर्ल्ड वॉर के बाद आईसीसी की एग्जिस्टेंस नहीं थी, ठीक है, और उस वक्त दुनिया में बहुत खौफनाक तरह के क्राइम्स कमिट किए जा रहे थे, और उनमें ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन था वो डिक्टेटर्स का था, जैसे कि हिटलर, जैसे ज्यूस का उसने जेनोसाइड किया, जैसे कि मसोलिनी, और ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर्स थे जो कि सिर्फ नस्ली बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर लोगों की नस्ल कुशी करते थे।
और ये वो इतने मैसिव लेवल के क्राइम्स थे जिनको डील करने के लिए बहुत बड़े फोरम की जरूरत थी, इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को क्रिएट किया गया। During this course, the United Nations General Assembly, which is the principal organ of the United Nations organization itself, recognized the need for a permanent international court to deal with the kinds of atrocities which had just been perpetrated. And in the meanwhile, negotiations for the ICC statute were underway at the United Nations. The world was witnessing the commission of heinous crimes in the territory of former Yugoslavia and Rwanda. These were the some territories जहाँ पे लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर कत्लो गारत और नाइंसाफियां की जा रही थी। लिहाजा जरूरी था और यूनाइटेड नेशंस मुज़ाकरात के मराहल में थी कि इतने हीनियस या सीरियस नेचर ऑफ क्राइम्स को रोकने के लिए कोई सीरियस और पावरफुल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसीलिए रोम स्टैचूज की फॉर्मुलेशन जो थी वो अंडर नेगोशिएशन, ठीक है। The occurrence of the heinous crimes in Yugoslavia and for Rwanda were the results of consensus that impunity is unacceptable. मैंने आपको impunity का मतलब बताया था कि क्योंकि दुनिया में जब बहुत ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल ऑफिशियल या मिलिट्री ऑफिशियल नॉर्मली जब कोई इतने मैसिव लेवल पे क्राइम कमिट करता है, दैट इज अंडरस्टूड कि उस बंदे का जो स्टेटस होगा that must be very very powerful. That is why he is committing such heinous crimes. तो उन्हीं heinous crimes की कमीशन की वजह से। और हाँ, एक और बात, जो बंदा इतना पावरफुल था, who can be some political official or who can be some military official, and when somebody is military official and committing heinous types of crimes, that means he can be a dictator. So when somebody is a dictator or on some very powerful position, he claims impunity. And what is impunity? Impunity means exemptions from the punishment. कि हाँ, just because I am very powerful, nobody can punish me. I am the leader of this country. I am the president of this country. I am the prime minister of this country. So nobody can punish me. That is why the world reached to a conclusion that impunity is unacceptable and it has to be stopped by creating a very powerful judicial body named as International Criminal Court. These events, such as the crimes in Yugoslavia and Rwanda, these events undoubtedly had a most significant impact on the decisions to convene the conference, which established the ICC in Rome in the summer 1998. On 17th July 1998, the international community reached an historic milestone when 120 states adopted the Rome Statute, the legal basis of establishing the permanent international criminal court. The Rome Statute entered into force on 1st July 2002 after ratification by 60 countries. The jurisdiction and functionings of ICC are governed by the Rome Statute. 2002 में रोम स्टैचू जो था वो बकायदा तौर पे नाफिज कर दिया गया और जो पार्टीज उसको साइन करती गई वो स्टेट पार्टीज बनती गई, यानी कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को अपने ऊपर लागू करती गई और इस बात का अहद करती गई कि हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानेंगे और अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर हमारी टेरिटरी में कमिट हुए किसी भी टाइप के हीनियस क्राइम को ट्रायल करेगी तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन को हम एक्सेप्ट करेंगे। एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, Rome Statute of International Criminal Court deals with the jurisdiction, functioning, working of the ICC itself.
The court is the only one of its kind that can investigate and prosecute genocide. I have told you that what kind of crimes International Criminal Court has power to deal with. And those are genocide, crime against humanity, war crimes. And when national authorities are unable to deal with such type of crimes. So now I am going to tell you that what kind of these crimes which I am going to describe are according to the Rome Statute 1998, and these are very serious crimes and also international crimes. And in these crimes, the first one is genocide, crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression. Now I will tell you about the structure of the ICC in a very brief manner because we have already learned about it. So basically, International Criminal Court has four principal organs such as Presidency, Judicial Division, Office of the Prosecutor, and the Registry. G. I'm talking about the structure of the ICC. Yes, I'm going to tell you about the structure of the ICC. As I told you that International Criminal Court is independent institution and is not a part of United Nations organization, but it has a cooperative relationship with United Nations organization. How? United Nations Security Council can refer the matter which has some, very serious nature to the International Criminal Court and can ask for the to conduct the trial upon such heinous crimes. And the office of the International Criminal Court is in The Hague. This is the city which is situated in the Netherlands. But International Criminal Court can also sit anywhere or elsewhere in the world. So let's talk about the structure. As I've told you, there are four principal organs of the International Criminal Court. The first one is Presidency, Judicial Divisions, the Office of the Prosecutor, also known as OTP, and the Registry. And this is according to the Rome Statute Article 34. Apart from these four principal organs, let me tell you one very interesting thing. International Criminal Court has a managing body that is not considered as the principal organ, but you can say that it manages the affair of the International Criminal Court. तो बेसिकली वो उसके सारे मामलात को तय करता है और इलेक्शन कंडक्ट करवाता है किसके जजेस के, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि एक ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर होता है वो, और डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी होता है, उनके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये भी हेग में ही है ये, और बेसिकली ASP नाम है, दैट स्टैंड्स फॉर the Assembly of State Parties, that is basically the managing body of the International Criminal Court. Now let's move towards the principal organ of the International Criminal Court, Presidency. So basically that is according to the Article 34. Yes, that is according to Article 34 of the Rome Statute. There are total 18 judges in the International Criminal Court. The Presidency attends to overall administration of the court, excepting the OTP and any other function assigned to the Presidency. 3 judges are elected to the Presidency by the
फेलो जजेस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। ठीक है, इसको मैं आपको उर्दू में बताती हूँ कि बेसिकली प्रेसिडेंसी होती क्या है। प्रेसिडेंसी बच्चों, स्टूडेंट्स, टोटल 18 जजेस होते हैं और उन 18 में से 3 जजेस को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उनमें से एक प्रेसिडेंट होता है, उनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और उनमें से एक, you can say there are 2 vice presidents, vice president number 1 and vice president number 2, and there is one president, and there are total 18 judges in the presidency। ठीक है, what presidency क्या करती है? It is responsible for the proper administration of the court, सारे केसेस कंडक्ट करती है, उस पर फैसले देती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जुडिशियल फंक्शंस को और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करे। ठीक है, उसके अलावा जुडिशियल डिवीजन, जुडिशियल डिवीजन बच्चों, जो बाकी रिमेनिंग 18 स्टूडेंट्स, 18 के अलावा जो जजेस होते हैं ये वो होते हैं 18 जजेस होते हैं टोटल मिलके डिवीजन बनाते हैं ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अब ये जो 18 जजेस होते हैं ये 3 तरह के केसेस को डील करते हैं, प्री ट्रायल, ट्रायल एंड द अपील्स। ठीक है, और ये जो जजेस होते हैं ये बेसिकली अपने हायर हाई मॉरल वैल्यूज की बिना पर सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द स्टेट पार्टी, और इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि जब एक जज एक स्टेट से सिलेक्ट कर लिया जाए तो यानी 2 जजेस सेम स्टेट से सिलेक्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर होता है। ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर का क्या मकसद होता है? वो ऐसे ही होता है कि वो कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर जो है इज हेडेड बाय द प्रोसिक्यूटर हिमसेल्फ, और उसके बाद उसको असिस्ट करता है डिप्टी प्रोसिक्यूटर। ठीक है, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कोई केस रेफर किया जाता है, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट खुद ज्यूरिसडिक्शन किसी मामले पे खुद इख्तियार ले सकती है, लेकिन मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है मामला को रेफर कर सकती है। तो जब भी कोई मामला रेफर किया जाता है तो प्रोसिक्यूटर क्या करता है, उसको उन रेफरेंसेस को एनालाइज करता है, उसको डिटरमिन करता है, उसको देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या वो जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स जैसे मामला से डील कर रहे हैं, क्या जेन्युइन केस है, और अगर जेन्युइन केस होता है तो फिर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा दी जाती है, ट्रायल कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा चौथा जो ऑर्गन है दैट इज द रजिस्ट्री। रजिस्ट्री बच्चों ऐसे ही है जैसे आपको स्टूडेंट्स ऐसे ही है जैसे आपने सुना होगा हाई कोर्ट का जैसे रजिस्ट्रार होता है। तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का मतलब होता है कि जो दफ्तरी अमूर होते हैं उनको, जो अदालती अमूर होते हैं उनको मैनेज करना। द रजिस्ट्री इज अ न्यूट्रल आईसीसी ऑर्गन हेडेड बाय द रजिस्ट्रार। एक रजिस्ट्रार होता है और इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो होते हैं कि प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल सपोर्ट टू द जुडिशरी। ठीक है, इसके अलावा वो विक्टिम्स जो होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंटरप्रिटेशन जो होते हैं इंटरप्रेटर्स प्रोवाइड करता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है, कोर्ट रिकॉर्ड्स को भी हैंडल करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो कोर्ट के जितने दफ्तरी अमूर होते हैं दैट इज हैंडल्ड बाय द रजिस्ट्रार और द रजिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको टॉपिक रिवाइज करवाया। अभी हम आगे चलते हैं, आज का टॉपिक जो है नेक्स्ट वाला उसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा मजेदार किस्म का टॉपिक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस आप देखें, आज का टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर जितने भी हीनियस क्राइम्स आते हैं, इट इज वन ऑफ इट्स ऑन काइंड। ये किसी और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि जो जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो है ट्रायल कंडक्ट करवा सकते। और बेसिकली जो रोम स्टैचू है उसके 128 आर्टिकल हैं।
तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्राइम्स जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये इन क्राइम्स की जो डेफिनेशन है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का जो रोम स्टैचू है उसको वो 1 बाय 1 डील करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। हम सबसे पहले जुरिस्डिक्शन की आज बात करेंगे कि जुरिस्डिक्शन किस किस तरह की है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के पास किस किस तरह की जुरिस्डिक्शन है, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये पढ़ के बताती हूँ कि जुरिस्डिक्शन का मामला कैसे है। जी, as far as the jurisdiction of the ICC or International Criminal Court is concerned, the court will prosecute the most serious crimes that are of the concern of international community. There are crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. हाँ, क्राइम ऑफ एग्रेशन की डेफिनेशन रोम स्टैचू प्रोवाइड नहीं करता, अभी उसके बारे में लेजिस्लेशन होनी बाकी है, लेकिन बेसिकली वाजिया तौर पे जो लेजिस्लेशन की गई है वो 3 तरह के क्राइम्स के बारे में की गई है, जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स। तो बेसिकली ये इन क्राइम्स पर जो है वो जुरिस्डिक्शन हासिल है, जुरिस्डिक्शन का मतलब है दायरा इख्तियार हासिल है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अब उन जुरिस्डिक्शंस के नाम क्या क्या है, किस किस। अब पहले तो मैंने आपको बताया ना कि किन किन जुराइम पर ट्रायल कंडक्ट करवाने की जुरिस्डिक्शन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पोजेसेस, और वो डिफरेंट है, 4 तरह की हैं टोटल। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इफ यू अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं वो आपको दोबारा समझा दूँ। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। So we are talking about the jurisdiction. The first one is temporal, second is personal, third one is territorial, and the fourth one is subject matter, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेम्पोरल के बारे में पढ़ते हैं कि टेम्पोरल जुरिस्डिक्शन क्या होती है। टेम्पोरल जुरिस्डिक्शन इज द टाइम when given crime was committed. According to Article 11 of the Rome Statute, the ICC has jurisdiction only on crimes committed after the entry into force of Rome Statute. This provision is based on the universally accepted principle of criminal law. This is the legal magazine you might be seeing on your laptop screens, which forbids prosecution of the crimes not considered as such when they were committed. अच्छा, टेम्पोरल जुरिस्डिक्शन के बारे में सबसे पहले मैं आपको आसान अल्फाज बताती हूँ। तो सबसे पहले टेम्पोरल जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 11 ऑफ रोम स्टैचू में बयान की गई है, ठीक है। अब ये होती क्या है टेम्पोरल? अब आपको मैंने बताया था कि जो रोम स्टैचू है दैट केम इनटू फोर्स इन जुलाई 2002, तो आईसीसी सिर्फ उन जुराइम पर दायरा अख्तियार या ट्रायल कंडक्ट करवा सकता है जो 2002 के बाद कमिट किए गए, ठीक है। आपने एक रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट के बारे में सुना होगा। जब कोई लॉ पास होता है तो उसके बारे में ये बताया जाता है कि डज इट हैव रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट और नॉट। तो आईसीसी के पास रेट्रोस्पेक्टिव पावर्स नहीं है। आईसीसी सिर्फ उन्हीं क्राइम्स पर ट्रायल कंडक्ट करवाएगी जो 2002 के बाद कमिट किए गए हैं, उससे पहले के क्राइम्स पर ट्रायल कंडक्ट नहीं करवाएगी, ठीक है। इसको मैं एक दफा फिर बता देती हूँ।
जी, तो टेम्पोरल ज्यूरिसडिक्शन का सबसे आसान मीनिंग है कि टेम्पोरल ज्यूरिसडिक्शन में आईसीसी सिर्फ के पास दायरा इख्तियार सिर्फ तब तक है जब वो when the Rome statute came into force and which was 2002. उससे पहले जितने भी there is an exception, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी, but for the time being I'm just trying to make you understand about the temporal jurisdiction, and according to which the International Criminal Court can only take cognizance on the matters which have been committed only after 2002. उससे पहले वाले वो नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, दिस इज द सेकंड ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है जी। पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन पहले मैं पढ़ के बताती हूँ, देन फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन refers to the person that ICC will have jurisdiction over. The ICC presently has jurisdiction only over person who is more than 18 at the time of alleged commission of the crime. Due to purpose and spirit of the Rome Statute, the ICC rejects the concept of immunity by stating that immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person within the international law shall not bar the court from exercising its jurisdiction over such person. It is also worth mentioning that persons falling into the jurisdiction of the ICC are not limited to the nationals of the state parties. The court can also prosecute individuals who are nationals of non-party states if the non-party states accept the court's jurisdiction or when the appropriate decision is made by the Security Council. The International Criminal Court can take the cognizance on the matter. चलिए, अब मैं आपको पर्सनल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो पर्सनल जुरिसडिक्शन ये कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल हु इज ओवर 18 ईयर्स ओल्ड, जो कोई भी बंदा 18 साल से ज्यादा उम्र का होगा और वो किसी न किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में होगा और वो बहुत ही सीरियस टाइप ऑफ क्राइम्स की कमीशन में इन्वॉल्व होगा, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास ये जुरिसडिक्शन है कि वो उसको एप्रीहेंड भी कर सकती है, उसका ट्रायल भी कंडक्ट करवा सकती है। अब मैंने ये जो पढ़ के बताया उसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आईसीसी की ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पर या उन्हीं मुल्कों पर लागू होती है जो कि वो स्टेट पार्टीज होती है। स्टेट पार्टीज का मतलब है कि उन्होंने लिखकर अपनी कंसेंट दी होती है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, इफ एनी इंडिविजुअल हु इज ओवर 18 इयर्स ओल्ड, यानी 18 साल से ज्यादा की उसकी उम्र है और वो बहुत कोई सीरियस नेचर ऑफ टाइप ऑफ क्राइम्स में, जैसे जेनोसाइड हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, और वॉर क्राइम्स हो गया, और नॉर्मली आपको पता है सीधा सीधा इशारा जो है वो कोई बहुत ताकतवर पॉलिटिकल लीडर के बारे में हम बात कर सकते हैं या कोई डिक्टेटर के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो उसको सिर्फ इम्यूनिटी सिर्फ इस वजह से हासिल नहीं होगी कि ही हैज सम काइंड ऑफ ऑफिशियल कैपेसिटी, he is some very powerful national of some very powerful some state. No, international criminal court can take the matter in its hands, और जरूरी और हो ये भी हो सकता है कि वो जो बंदा जो इन सीरियस नेचर ऑफ क्राइम्स की कमीशन में इन्वॉल्व हो, उसकी जो स्टेट है वो रोम स्टैच्यू की पार्टी ना हो, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा, क्योंकि अब वो स्टेट खुद बेबस हो गई है कि ये अब हमारे काबू से बाहर हो गया बंदा और इसने बड़े मैसिव लेवल पे एट्रोसिटीज जो है वो कमिट करना शुरू कर दी। तो जब स्टेट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कह देगी कि हाँ वी एक्सेप्ट, किसको कहेगी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, कि हाँ हम आपकी जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हम आपकी जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, तो यू कैन टेक द मैटर इन योर हैंड एंड कंडक्ट द ट्रायल अगेंस्ट दैट पर्सन, ठीक है। मैं दोबारा ही पढ़ के बताती हूँ कि ड्यू टू द पर्पस एंड स्पिरिट ऑफ द रोम स्टैट्यूट, द आईसीसी रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी बाय स्टेटिंग दैट इम्यूनिटी किसको होती है, प्रेसिडेंट को होती है, जो हेड ऑफ द स्टेट के पास होती है। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है,
और ये कहता है कि immunities or special procedure rules which may attach to the official capacity of a person who may be head of the state, who may be president of the state, who may be prime minister of the state, whether under national or international law, shall not bar the court from exercising its jurisdiction over such person. और जो है ICC will take the matter in their hands. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट कि जरूरी नहीं है कि वो बंदा जो इस तरह की एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है उसको पकड़ने के लिए जरूरी हो कि उसका मुल्क रोम स्टैचू का पार्टी हो या सिग्नेटरी हो। नहीं, अगर जो बंदा जो नेशनल ये सारा कुछ कमिट कर रहा है और उसकी जो स्टेट है वो रोम स्टैचू की पार्टी नहीं है या सिग्नेटरी नहीं है, स्टिल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उस बंदे को पकड़ सकती है। मैं दोबारा ये पढ़ती हूँ कि इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट persons falling into the jurisdiction of the ICC are not limited to the nationals of state parties. The court can also prosecute individuals who are nationals of non-party states. How and when? If the non-party states accept the court's jurisdiction or when the appropriate decision is made by the Security Council. हाँ, ये भी हो सकता है कि पहले नंबर पे जो नॉन पार्टी स्टेट है वो खुद कह दे कि हम आपकी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस वो है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करना। हो सकता है यूनाइटेड नेशन मामला अपने हाथों में ले ले और फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रेफरेंस बना के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मामला भिजवा दे, ठीक है, जो कि प्रोसिक्यूटर को भेजेगा। अभी हमने पढ़ा है ना कि 4 प्रिंसिपल ऑर्डर में, तो ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर यानी ओटीपी को भेजेगा कि ये देखें ये शख्स हीनियस क्राइम्स की कमीशन में इन्वॉल्व है, तो इसका आप यू शुड प्रोसिक्यूट दैट पर्सन। तो फिर जो ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो एनालिसिस करेगा कि क्या मामला जेन्युइन है, क्या वाकई जेनोसाइड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम्स जैसे क्राइम कमिट किए जा रहे हैं बाय दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु कैन बी सम वेरी पावरफुल पर्सन। तो इस सूरत हाल में भी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है हैज द जुरिस्डिक्शन एंड दिस टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन इज कॉल्ड पर्सनल जुरिस्डिक्शन। तो ये हो गई हमारी पर्सनल जुरिस्डिक्शन। चलें अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। हमने बोला था कि 4 तरह की जुरिस्डिक्शन है जी। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती क्या है, मैं सबसे पहले आपको पढ़ के बताती हूँ। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन refers to the territory over which the ICC may exercise territorial jurisdiction refers to the territory over which the ICC may exercise its function and powers. According to the stipulation of Rome Statute, the ICC may exercise its functions and powers on पहले नंबर पे the territory of any state party, because when the state become a state to Rome Statute, it thereby accepts the jurisdiction of the ICC. And the second is on the territory of any other state that has accepted the jurisdiction of ICC by special agreement. ठीक है, अच्छा अभी ये मैं आपको सारा पढ़ देती हूँ, then I will explain you. इसके अलावा अंडर द रोम स्टैट्यूट द आईसीसी हैज जुरिस्डिक्शन ओवर क्राइम कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट पार्टी, दैट इज अकॉर्डिंग टू रोम स्टैट्यूट आर्टिकल 12 सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 8. The exception to this territorial requirement is when a situation is referred to the ICC by the United Nations Security Council, which can include referral of any situation in any country. ठीक है, this has happened in 2 occasions. अभी हम पहले territorial jurisdiction के बारे में पढ़ते हैं. Territorial jurisdiction is very easy jurisdiction. अभी हम सारा पढ़े हैं. Territorial jurisdiction स्टूडेंट सबसे पहले तो ये होती है कि टेरिटोरियल का मतलब क्या, इलाकाई, या मतलब जो टेरिटरी आपका एक खास इलाका होता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हर उस स्टेट पर अपनी जुरिस्डिक्शन या दायरा इख्तियार इस्तेमाल करने का हक रखती है जो कि रोम स्टैच्यू के सिग्नेटरी बन चुके हैं। तो जिन्होंने रोम स्टैच्यू को बकायदा तौर पे तस्लीम कर लिया हुआ है वो तो अंडरस्टूड बात है कि वो उनकी टेरिटरी में कोई भी हीनियस टाइप ऑफ क्राइम सच एज जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसा कोई भी हीनियस क्राइम कमिट होगा तो उस टेरिटरी पे
जो है वो ऑफेंडर या जो भी परपिट्रेटर या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनको प्रोसिक्यूट कर सकती है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे, अगर किसी स्टेट, कोई ऐसी स्टेट जो कि बकायदा तौर पे रोम स्टैचू की, को बकायदा तौर पे रोम स्टैचू की स्टेट पार्टी नहीं है, यानी उसने रोम स्टैचू को साइन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर ऐसे कोई हालात पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जिन जो स्टेट के दायरा इख्तियार से निकल जाते हैं, स्टेट उनको हैंडल करने की कैपेसिटी से निकल जाती है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। तो उसी वक्त स्टेट एक स्पेशल एग्रीमेंट के जरिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ठीक है, ऑल्दो वी आर नॉट द ऑफिशियल स्टेट पार्टी ऑफ द रोम स्टैट्यूट, बट now we are going to accept the jurisdiction of international criminal court by a special agreement, and consequently then international criminal court will have the power to exercise its jurisdiction on that state। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा मैंने आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी मैंने आपको एक बात बताई है कि एक तो कोर्ट जो है नॉन स्टेट पार्टी बाय सम स्पेशल एग्रीमेंट भी जो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट कर सकती है। इसके अलावा तीसरा मैटर ये मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और यूनाइटेड नेशन आपस में इंटरलिंक्ड अदारे नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि मकसद दोनों का देखा जाए तो सेम है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को अगर कोई खतरा लाक होगा तो वो उसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। ठीक है। या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को तभी खतरा लाक हो सकता है ना जब कोई इंडिविजुअल या कोई स्टेट कोई वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वाले मैटर्स में इन्वॉल्व हो, और हो सकता है कि कोई ऐसी स्टेट इन्वॉल्व हो इस तरह के क्राइम्स में जो कि रोम स्टैचू की बकायदा तौर पे सिग्नेटरी ना हो। फिर एक और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक रेफरेंस बनाएगी, और रेफरेंस जो है वो ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर को भेजेगी कि ये मामलात हैं, ये हीनियस जो टाइप ऑफ क्राइम जो है कमिट किए जा रहे हैं इन सम पर्टिकुलर टेरिटरी, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मस्ट टेक जुरिस्डिक्शन। और ऐसा उन्होंने बोला कि पास्ट में ऐसा 2 दफा हुआ है। देयर वर 2 सिचुएशन इन द पास्ट व्हेन according to this situation, कहते हैं कि this has happened on 2 occasions in 2005 when the United Nations Security ने 2 दफा रेफरेंस बना के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भेजा हुआ। एक दफा भेजा था ऑन द सिचुएशन ऑफ दारफुर सूडान में, ठीक है, वहां पर जब वॉर क्राइम्स या इंटरनल जो है आर्म कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे, और दैट वाज अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1593। और एक दफा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आईसीसी को रेफरेंस बना के भेजा था 2011 में, ठीक है, जब लीबिया में खाना जंगी लग गई थी, और वो दैट वाज अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1970, दैट इज नॉट द ईयर, दैट इज द रेजोल्यूशन नंबर। और उस वक्त लीबिया और सूडान जो थे वो दोनों नॉन स्टेट पार्टी थे, और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ने रेफरेंस बना के भेजा तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट केम फॉरवर्ड एंड took matter in its own hands and started prosecution। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। हमने आज बेसिकली जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा है। मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया था, और अब आज हमने जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा है। जुरिस्डिक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किन किन क्राइम्स पर जुरिस्डिक्शन लेने का इख्तियार है। उसमें हमारे वॉर क्राइम्स थे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था, और जेनोसाइड वाले क्राइम्स थे। ठीक है। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ टेरिटरीज टाइप इसके अलावा हमने पढ़ा कि किस किस तरह की जुरिस्डिक्शन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास। ठीक है। तो हमने जाना कि 4 तरह की जुरिस्डिक्शन है
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के पास। सबसे पहले पर्सनल थी, टेरिटोरियल थी, ठीक है, पर्सनल, टेरिटोरियल, जी, टेम्पोरल। हमने आज जाना कि बेसिकली 4 तरह की जुरिस्डिक्शन है, टेम्पोरल, पर्सनल, टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर। आज हमने 3 तरह की जुरिस्डिक्शंस पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे और उसमें फिर हम जो क्राइम्स हमने देखे थे ना कि किन किन क्राइम्स को जो है वो देख सकती है, वो सब्जेक्ट मैटर वाले टॉपिक के अंदर आता है। फिर हम जेनोसाइड को, वॉर क्राइम्स को और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए आज के लिए इतना ही है। इफ यू हैव एनी question regarding today's topic, you can ask me by posting the comment under the video link which I'm going to post in the Google Classroom, or you can ask me directly. Please take care of yourself and please pray for me. Thank you so much.